Shall we start the chapter? Today we will start. Yes, ma'am. Okay. Today we will start. Okay. Today we will start history chapter number 4. This is your YouTube portion. Yeah. And the chapter name is Tribal Groups and the Region of a Golden Age. So at present, do you know who are tribal? Tribals are the people who live in the महिका अपना माइक का ना वो मोबाइल के माइक बंद कर दो। अभी आप सिर्फ मेरा लेक्चर सुनो, जो भी कोई डाउट्स हो ना वो पेन के साथ अंडरलाइन कर दो। जैसे ही मैं क्लास पूरी कर लूंगी फिर आप अपने डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हो। अगर आप माइक ऑन करोगे तो डिस्टरबेंस होगी, आपको सुनाई नहीं देगा। क्लियर? उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर क्लास ओवर हो जाती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, मैं आंसर देती हूँ ना सबको। ठीक है? Now let's start. The chapter is tribal Dikus and the vision of a golden age. Who are tribals? Tribals are the people who lives in the jungle. They depend upon the jungle. They live in the jungle. They all earn from the jungle. They are totally dependent upon the jungle. So they are, in other words, we can also say they are the people of forest. जो जंगल ही उनकी पहचान होती है, वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल की चीजों को ही इकट्ठा करके उसी पे ही सरवाइव करते हैं। तो जिस तरह से हमारी अपनी अलग अलग जातियां होती हैं, जैसे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबकी अपनी अपनी जातियां हैं। जैसे आप कश्मीरी हो तो आपकी कश्मीरी में अलग अलग जातियां हैं। ऐसे जैसे हम हिंदू हैं, महाजन हैं या गुप्ताज हैं, तो हमारी अलग अलग जातियां। इसी तरह ट्राइबल एक जाति होगी, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, उनमें भी हमारी तरह अलग अलग जातियां होती हैं। जैसे हमारी हर एक कम्युनिटी के अपने रिचुअल्स हैं, अपने फंक्शंस हैं, अपनी सेरेमनीज हैं, वैसे ही उनके भी अपने फंक्शंस होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं। वो अपना उनका अलग से सोर्स ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उनका अलग ही से ड्रेसिंग स्टाइल होता है, खाना पकाने का सिस्टम उनका अलग होता है। ये हो गया हमारे ट्राइबल्स। उसके बाद आए दिकूस। दिकूस कौन होते हैं? आउटसाइडर्स। दिकूस कौन होते हैं? आउटसाइडर्स। और यहाँ पर आउटसाइडर्स कौन से? यूरोपियन ऑफिसर्स। यूरोपियन ऑफिसर्स कौन से? ब्रिटिश के ऑफिसर। जब तुम्हें पता है ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अपना रूल ओवर सेटअप कर लिया था, अब हम ब्रिटिशर्स की एक पूरी स्लेव्स थे हम, उन्होंने हमारे ऊपर अपनी कॉलोनी सेटअप कर ली थी। कॉलोनी क्या होती है कि व्हेन ए पावरफुल नेशन सेट अप हिज रूल ओवर ए वीकर नेशन, यही ब्रिटिशर्स ने किया था। उन्होंने हमारे ऊपर अपना रूल ओवर सेटअप कर लिया था। नाउ वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। नाउ ब्रिटिशर्स कैन हैंडल our country, they can administer our country in their own way. They are the supreme power. We have no right to speak even a single word against them, because they are the supreme power. They are the paramount. See who? Britishers. So here Dikus means a European officials who have come from the Britain. Clear? Then and the vision of no turn off your mic. Then next the vision of a golden age. ये मैं आपको चैप्टर का नाम एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। विजन ऑफ ए गोल्डन एज क्या होता है कि स्वर्ण युग की कल्पना करना। कि वो स्वर्ण युग यहाँ पे सारे लोग बड़े प्रेम से रहते हैं एक दूसरे की। हमारा भी है ना सतयुग, हम भी जब बात करते हैं सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, बोलते हैं ना कि सतयुग में बहुत अच्छा था, सब लोग अच्छे से रहते थे, सच बोलते थे, प्रेम से रहते थे, टाइम पे बारिश होती थी, टाइम पे हर एक फल सब्जी होती थी, किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता था। वो क्या था? हमारा सतयुग। उस सतयुग में माना जाता है कि ब्राह्मण्स के पास इतनी पावर होती थी कि वो हमें श्राप भी दे सकते थे और आशीर्वाद भी दे सकते थे। जो भी वो हमें श्राप देते, आशीर्वाद देते, वो उनका मतलब फल उसका हमें इफेक्ट होता था हम पे। तो वो विजन ऑफ ए गोल्डन एज, उस स्वर्णिम, गोल्डन एज भी स्वर्णिम युग की कल्पना। वो कौन सा युग था? यहाँ सब लोग प्यार से रहते थे। नो, ये आपका मैंने चैप्टर का नाम का मीनिंग एक्सप्लेन किया। नो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 1800, लुक एट योर बुक। 1895 में क्या हुआ कि झारखंड जो जगह है वहां पे एक गांव है जिसका नाम है छोटा नागपुर। उसमें लोगों ने देखा कि झारखंड के जंगलों में एक आदमी घूम रहा है जिसका नाम है बिरसा। पुलिस ने कहा कि वो जो आदमी है बिरसा, उसके पास मिराकुलस पावर्स है, मींस हैरान कर देने वाली शक्तियां हैं।
उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो हमको हमारी सभी मुश्किलों से हमें आजादी दिलाएगा। उस समय हमारी मुश्किलें क्या थी? हमारी मुश्किलें ये थी कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल ओवर कर रहे थे, वो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे, वो जो भी करते अपने लिए करते थे, हमारी कोई प्रॉब्लम की सुनवाई नहीं थी, वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनते थे। तो उस समय हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो बिरसा आया है उसके पास बड़ी शक्तियां हैं, वो हमारी तकलीफों को दूर कर देगा, और उसके पास इतनी पावर है कि वो हमारे थोड़े से अनाज के दानों को बहुत ज्यादा बना देगा। और बिरसा ने भी अपने आप को लोगों से ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं भगवान हूँ और मुझे भगवान ने जमीन पर भेजा है तुम सब लोगों की मुश्किलों को खत्म करने के लिए। अब बिरसा कौन था? बिरसा जो था, इसका जन्म एक फैमिली में हुआ था, मुंडास की फैमिली में। मुंडास कौन होते हैं? मुंडा एक जाति है ट्राइबल लोगों की जो जंगलों में रहते हैं। तो धीरे धीरे बिरसा को बहुत नेम मिलने लगा, फेम मिलने लगा, लोग उसको फॉलो करने लगे, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बनने लगे। तो बिरसा के फॉलोअर्स खाली मुंडास जाति के नहीं थे, दूसरी ट्राइबल स्पीच जैसे ओरांस और संथाल्स थे, वो भी उसको ज्वाइन करने लगे। अंडरलाइन करते जाओ मेन पॉइंट्स। All of them in were experienced the problem they were facing under the British। और सारे ट्राइबल लोग जो थे बड़े परेशान थे, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था और ब्रिटिश हमारी कोई भी प्रॉब्लम को सुन के या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका एक ही मकसद होता था कि खाली इंडिया से कमाना और अपना ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना। देन और इन्हीं सारी बातों के बारे में अब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि जो दूसरी सोसाइटीज होती हैं, जातियां होती हैं, उसी तरह ट्राइबल्स में भी बहुत सारी जातियां थी और सभी जातियों के अपने अपने रिचुअल्स थे, अपनी अपनी कस्टम्स थी, अपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अपना अपना स्टाइल ऑफ लिविंग था। ठीक है, उसी तरह लेकिन अलग अलग जातियों के होते हुए, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हुए वो एक किनशिप को एंजॉय करते थे। किनशिप क्या होता है कि भले ही हम ट्राइबल्स में अलग अलग जातियां हैं, हमारे अलग अलग रिचुअल्स है, रिचुअल्स क्या होते हैं? रीति रिवाज है, लेकिन हम एक किनशिप को मानेंगे। किनशिप होता है हम सारे एक होके रहेंगे, अंदर से हम बेशक अपनी अलग अलग अपने रिचुअल्स मनाएंगे, लेकिन हमारा मेन किनशिप होगा, हम सारे एक होके रहेंगे। टर्न ओवर योर पेज। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव? अब ट्राइबल जो लोग थे वो कैसे रहते थे? कहते ट्राइबल लोग जो थे हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स पे सेटल थे, और वो तुम्हें क्लियर है कि ट्राइबल्स पीपल जबकि जंगल में रहते हैं तो वो सिटी के अंदर एंटर भी नहीं करते हैं। अब सबसे पहला जो ट्राइबल्स ग्रुप का ट्राइबल जातियों की सबसे पहली जाति आई, वो क्या काम करते थे? झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि उसमें हम एक ही पीस ऑफ कल्टीवेशन जैसे हम करते हैं, हमारा एक ही खेत होता है, हम उसमें बार बार अलग अलग फसलें उगाते हैं, सेम फसलें भी उगाते हैं, लेकिन जो झूम कल्टीवेशन होता है उसमें हम एक पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट नहीं करते हैं। हम एक बार एक पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं, फिर हम उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं, देन वी मूव ऑन टू अनदर पीस ऑफ लैंड एंड साइमल्टेनियसली वी मूव ऑन। क्लियर? पर ऐसा हम क्यों करते हैं और ऐसा क्या कहाँ होता है? ऐसा जो होता है ना वो इसलिए करते हैं कि जब हम पर्टिकुलर एक ही पीस ऑफ लैंड को वी गो ऑन कल्टीवेटिंग इट ईयर आफ्टर ईयर, देन व्हाट वुड हैपन, इट्स जो फर्टिलिटी है दैट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग। बट इफ आई लीव इट फॉर सम टाइम एंड आई मूव ऑन टू अनदर पीस ऑफ लैंड, इन दैट केस द पीस व्हिच आई हैव लेफ्ट, इट्स फर्टिलिटी विल एनहांस। उसकी मैम रिपीट करो एक बार। हाँ, एक मिनट पहले ये लाइन पूरी करो फिर रिपीट करती हूँ। ठीक है, अब मेरा हिंदी में समझाऊं? चलो मैं हिंदी में बोलती हूँ। झूम कल्टीवेशन जो होती है ना, उसमें क्या करते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर खेती बाड़ी करते हैं, जब फसल तैयार हो जाती है उसको काटने के बाद वो उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ के दूसरे पीस ऑफ लैंड पे चले जाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा जंगलों में होता है। और ऐसा वो क्यों करते हैं? जब हम एक पीस ऑफ लैंड को बार बार उसी के ऊपर फसलें उगाते हैं तो क्या होती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस पीस ऑफ लैंड को एक बार कल्टीवेट करते हैं और उसको 6 महीने के लिए छोड़ दें, ऐसे साल भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं, दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। फिर हम अगर उसमें दोबारा से कल्टीवेशन करेंगे तो हमारी जो यील्ड होगी, यील्ड क्या होता है, जो हमारी खेती बाड़ी करने के बाद जो फसलें होंगी वो बड़ी अच्छी सी उगेंगी। लेकिन ऐसा जो है हम सिटी में नहीं कर सकते। सिटी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी लैंड जो है लिमिटेड है
और आज जो लिमिटेड लैंड है वो भी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है ड्यू टू मोर एंड मोर पॉपुलेशन। जब मोर पॉपुलेशन हो रही है तो रहने के लिए घर चाहिए, तो उस केस में तो हमारी जो अवेलेबल लैंड है वो भी डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। तो कैन इट बी पॉसिबल कि वी लीव वन पीस ऑफ लैंड एंड मूव ऑन टू अनदर एंड देन आफ्टर सम टाइम आई कल्टीवेट द फर्स्ट वन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज हैपनिंग वेयर इन जंगल। फॉरेस्ट में ऐसा हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट में लैंड जो है ऐसी खाली पड़ी होती है, वहां तो कोई रहता नहीं, वहां खाली ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, जंगल में एक पीस ऑफ लैंड, मान लो 10 बीघा जमीन के पीस ऑफ लैंड को वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उसमें जंगल में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, फिर उसके ऊपर वृक्ष की टाप को वो कट करते हैं और उसको जंगल में उतने हिस्से में, खाली उतने ही हिस्से में जो उन्होंने सिलेक्ट किया है उधर आग लगा देते हैं। आग लगाने से वहां पे जितने वृक्ष होते हैं वो सारे जल जाते हैं। जलने के बाद हमारे पास क्या होती है, ऐश, राख होती है ना। फिर वो उस ऐश को फेंकते नहीं है, उस ऐश को उस पीस ऑफ लैंड की मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो ऐश होती है, राख होती है, उसमें पोटैश होता है। पोटैश मींस वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप्स। तो फिर वो उस ऐश को उसके साथ मिक्स कर देते हैं, फिर उसमें वो बीज लगाते हैं, फसलें तैयार होती हैं। फिर जब फसलें तैयार होती हैं वो फसलें काट के उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ के दूसरे पीस ऑफ लैंड पे मूव ऑन करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन। इसे क्या बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। बुक पे लिखो, इस कल्टीवेशन के 3 नाम है। जूम तो बुक पे लिखा है, शिफ्टिंग भी बुक पे लिखा है, और इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं स्लैश, सिलेक्ट करना, एंड बर्न, और फिर बर्न करने के बाद खेती बाड़ी करना। इसके 3 नाम है, जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। क्लियर? और इसमें एक और चीज आई, फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, जमीन के एक हिस्से पे जहां पे हम खेती बाड़ी करते हैं उसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देना ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाए। दिस इज नोन एज फैलो लैंड। सो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो ट्राइबल्स है, ये कहाँ मिलते हैं, बुक पे देखो, इसको अंडरलाइन करो, ये पूरा पैरा अंडरलाइन कर दो। सम वर जूम कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depend upon the free movement within the forest and being able to use the land and forest for growing their crops. That is only way they could practice shifting cultivation. तो जो shifting cultivation होता है ये हमें कहाँ मिलते हैं, हिली पहाड़ी इलाकों में। कहाँ पे, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इनकी जो लाइफ डिपेंड करती है किस पे, फ्री मूवमेंट, मतलब इनको कोई रोका ना जाए, जो शिफ्ट करते जाए एक पीस ऑफ लैंड टू अनदर। ठीक है, अब अगला देखो, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। ये पहले हमने जाति पढ़ी ट्राइबल्स की जिसका नाम था जूम कल्टीवेटर्स। अब दूसरे आए, एक और जातियां होती हैं इनकी ट्राइबल्स में, उनका नाम है हॉर्न्स, KHONDS। और ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा में। इसमें क्या करते हैं कि ये लोग शिकार करते हैं जानवरों को। ये क्या करते हैं, कम्युनिटी के सारे लोग इकट्ठे मिलके जाते हैं शिकार करने। शिकार करके जो भी इनको मिलता है ये सारे आपस में उसको शेयर कर लेते हैं। और ये होते हैं हमारे ट्राइबल पीपल ऑफ हॉर्न्स एंड दे फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। सेकेंड इनकी जाति आई हमारे पास, एक और जाति होती है, वो क्या करती है कि वो जंगल में जाती है, वो शिकार नहीं करती, वो क्या करती है, जंगल में जाती है और वहां पे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, शर्ब्स होती हैं। तुम्हें पता है जंगल में हमें बहुत सारी हर्ब्स और शर्ब्स मिलती हैं जिससे हमारी बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। अब जो कि ट्राइबल लोग जो होते हैं जंगलों में रहते हैं, तो इनको जंगल में उगने वाले सारे पेड़ पौधों की बहुत नॉलेज होती है। इनको पता होता है कि इस पौधे से कौन सी मेडिसिन बनेगी, ये पौधा किस काम में लाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, वहां जाते हैं और जंगल से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी रूट वेजिटेबल्स कौन सी मिलती है वहां पे, रूट्स वेजिटेबल, जैसे हम रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं, ठीक है ना, इसी तरह जो रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं उसको उखाड़ के लाते हैं। और वहां से साथ ही साथ सब्जियां लाने के बाद ये इसको कुक करते हैं। अब आपकी मम्मी भी खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए हमें ऑयल की जरूरत होती है। आज तो हमारे पास बहुत तरह के ऑयल है, पीनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, स्पोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। लेकिन उस समय हमारी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी हमारी अवेयरनेस नहीं थी। तो उस समय ये क्या करते थे, साल और महुआ, अंडरलाइन करो बुक पे, साल और महुआ ये 2 वृक्ष थे, ये इनके बीज को इकट्ठा करके उसको फर्दर क्रश करके उससे ऑयल निकालते थे और उस ऑयल में ये लोग अपना खाना बनाते थे।
अब ये क्या करते थे, मैंने तुम्हें बताया कि इसकी एक तो जाति हो गई जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, दूसरी जाति होगी जो शिकार करती थी, तीसरी ट्राइबल ग्रुप्स हो गया जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठे करते थे। अब इकट्ठे करने के बाद ये क्या करते थे, ये उसको लाके गांव में बेचते थे। उसी तरह जैसे ये साल और महुआ के वृक्ष से तेल बनाते थे ना, तो वैसे ही जंगल में फूल खिलते हैं पेड़ों पे, तो वो फूल होते हैं पलाश के और कुसुम के, दो तरह के फूल होते हैं, पलाश और कुसुम के। इसमें अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं, फिर उन फूलों को सुखा के क्रश करके कलर बनता है, उस कलर को बोलते हैं ऑर्गेनिक कलर। आजकल आप देखते हो कई बार होली में आता है कि ये ऑर्गेनिक कलर है, तो ऑर्गेनिक कलर जो होते हैं वो नेचर से बनाए जाते हैं। नेचर क्या करती है, हमें फूल देती है और उस फूलों को फर्दर सुखा के और उससे प्रोसेस करके उससे कलर बनता है। अब उस समय ये जो कलर थे ना पलाश और कुसुम के, ये कलर यूज किया जाता था लेदर्स, जो लेदर का काम करते हैं, जो वीवर्स होते हैं, कपड़ा बुनते हैं, वो इन कलर से, फूलों के कलर से जो कलर बनता था उससे ये अपने लेदर को अलग अलग कलर में डाई करते थे। जो वीवर्स कपड़ा बनाने वाले होते थे वो इन फूलों से जो कलर बनता था उससे अपने कपड़े को डाई करते थे। अब ये क्या करते थे, जंगल से ये सारी चीजें इकट्ठे करते ट्राइबल पीपल, और गांव में आके लोकल वीवर्स और लेदर्स को बेचते थे। और बदले में वीवर्स और लेदर्स इनको क्या करते थे कि जंगल से तो इनको खाली हर्ब्स मिलती थी, एनिमल्स मिलते थे, शर्ब्स मिलती थी, लेकिन हमें खाली वेजिटेबल तो नहीं, उसके साथ रोटी भी चाहिए, फुल्का भी चाहिए, चावल भी चाहिए। अब वो तो इनको नहीं मिलता था वहां पे, तो ये क्या करते थे, जो ट्राइबल लोग होते थे जंगल से जो ये चीजें इकट्ठी करते थे ना, फ्रूट्स, रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स और शर्ब्स, गांव में आके बेचते थे, और बदले में गांव वाले इनको खाने के लिए आटा दे देते, चावल दे देते। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता है, बार्टर, BARTER। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। उसमें चीजों के बदले हमें चीजें मिलती हैं। तो इस तरह से ये अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। क्लियर। इसी तरह इनमें लेकिन कई बार ऐसा होता था कि इनको और भी कई वैल्यूएबल चीजें चाहिए होती थी, जैसे कपड़ा चाहिए, दवाइयां चाहिए, जूते चाहिए, और भी जैसे इनको भी, जैसे हम ज्वेलरी पहनते, ये लोग भी ज्वेलरी पहनते थे, आदिवासी लोग। तो अब इन सब चीजों के लिए इनको क्या चाहिए, इनको पैसे चाहिए होते थे। अब पैसे तो इनके पास होते ही नहीं थे, फिर ये क्या करते थे, गांव में जो मनी लैंडर्स होते थे, जो पैसे उधार देते हैं, उनके पास जाते और उनसे ये पैसे उधार लेते थे, बदले में ये कुछ चीजें देते थे। लेकिन मनी लैंडर जो होते थे वो क्या करते थे, इनसे बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से आदिवासी लोग जो थे वो मनी लैंडर्स को पसंद नहीं करते थे। अब इनमें एक ऑप्शन ही गुम हो गया है। यस, इसी तरह से इनमें एक और ट्राइबल्स ग्रुप में एक और जाति थी जिसका नाम था बेगास। जो बेगास अपने बुक पे देखो, जो बेगास ग्रुप जाति का था वो क्या था कि बड़ा इगोइस्टिक था, वो अपने आप को बड़े हाई क्लास के ट्राइबल लोग समझते थे। वो कहते थे कि हम जंगल की संतान है। हम, निहारिका अपना माइक बंद करो, निहारिका माइक बंद करो मोबाइल का। हाँ, उसमें क्या, जो बेगास थे ना वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे, वो बड़े ही इगोइस्टिक ट्राइबल्स होते थे। उनका मानना था कि हम जंगल में पैदा हुए हैं, हम जंगल की संतान है, हम जंगल में ही रहेंगे और हम जंगल से मिली चीजों पे ही डिपेंड करेंगे। हम किसी दूसरे के खेतों में काम नहीं करेंगे, क्योंकि कई ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, जब जंगल में सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं तब कोई रूट्स नहीं होती, हर्ब्स नहीं होती, शर्ब्स नहीं होती। इस केस में वो क्या करते थे, गांव में आके, जो गांव में दूसरे किसान थे उनके खेतों में दिहाड़ी पे काम करते थे और अपना जीवन का यापन करते थे। लेकिन जो बेगास थे ना, ये कभी भी दूसरों के खेतों में काम नहीं करते थे, कभी दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। इनका मानना था कि हम जंगल में रहते हैं, हम जंगल की संतान है, हम जंगल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। क्लियर। ये अभी तक आपने पढ़ा ट्राइबल्स की जातियां। सबसे पहले हमने पढ़ी जूम कल्टीवेटर्स, फिर हमने पढ़ी और सेंट्रल ओडिशा में मिलते हैं हॉर्न्स, फिर हमने एक और ग्रुप पढ़ा जो खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हर्ब्स शर्ब्स इकट्ठे करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये आदिवासी लोग खाना पकाते हैं, तेल, और तेल कहाँ से मिलता है, साल और महुआ से। फिर हमने ये पढ़ा कि ये जंगल से दो पलाश और कुसुम के फूल इकट्ठे करते हैं और उस फूलों से कलर बनता है और ये लाके गांव के लोगों को देते थे, और चीजों के बदले ये चीजें लेते थे, जिसे बार्टर सिस्टम बोलता है। लेकिन कुछ एक चीजों के लिए इनको पैसे भी चाहिए होते थे, पैसे इनके पास नहीं होते थे क्योंकि वो जंगल में नहीं उगते थे पैसे, और वो पैसे कहाँ से लेते थे, मनी लैंडर से उधार लेते थे, और मनी लैंडर्स इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था।
जिसको ये लोग मनी लैंडर्स को लाइक नहीं करते थे। लेकिन इनमें एक और जाति होती थी जिसका नाम था बेगास। बेगास बहुत इगोइस्टिक थे, वो कभी भी किसी दूसरे के खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। अब इनमें एक और जातियां आती ट्राइबल्स में, नीचे देखो, सम हर्डेड एनिमल्स। ट्राइबल्स में एक और जाति आती है, उनका एक ही काम होता है, वो ना तो जंगल में झूम कल्टीवेटर्स करते हैं, ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, एनिमल रियर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनिमल पालते हैं, जैसे गोट हो गई, शीप होगी, बकरियां हो गई, इन सबको पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहते हैं, एक जगह पे सेटल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत सारे जानवर पालते हैं, जैसे 100 बकरियां हो गई, 100 भेड़े हो गई, 100 गाय हो गई, 100 भैंसे हो गई, इस तरह से खूब सारे जानवर पालते हैं, घोड़े हो गए, ठीक है ना। तो ये खूब सारे जानवर पालते हैं। अब जब हम खूब सारा जानवर पालेंगे तो जानवर को भी खाने के लिए खाना चाहिए। जानवर का खाना क्या है, बर्गर पिज्जा नहीं, उनका खाना क्या है, फॉडर, घास, चारा। और चारा कहाँ लगता है, जमीन पे। तो ये लोग जो होते हैं ना, जो आदिवासी, ये सारे जंगलों में रहते हैं, जब पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों पे सर्दियों के मौसम में खूब ठंड पड़ती है, जितनी भी अर्थ सरफेस होती है वो बर्फ से कवर हो जाती है। जब अर्थ सरफेस बर्फ से कवर हो जाएगी तो वहां पे घास कहाँ उगेगा। तो फिर क्या करते हैं, ये वहां से उतर के नीचे शहर के जंगलों में आ जाते हैं और वहां पे अपने जानवरों को चारा खिलाते हैं। तुमने भी देखा ना, जब सर्दियां आती हैं तो हमारे इधर कितने गुज्जर बकरवाल आए होते हैं। तो जो ट्राइबल्स ग्रुप जो जानवर पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पेस्टोलिट्स। क्या बोलते हैं, पेस्टोलिट्स। लुक एट योर बुक, some herded animals, many tribal groups lived by herding and rearing animals। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो हर्डिंग एंड रियरिंग, जानवरों को पालते हैं और उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर पेस्टोलिट्स, उसको अंडरलाइन करो, उन्हें क्या बोलते हैं, पेस्टोलिट्स। पेस्टोलिट्स कौन होते हैं, who moved with their herds of cattle or sheep according to the season। जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने पूरे कैटल्स और हर्ड्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन क्यों करते हैं, when the grass in one place was exhausted, क्योंकि जब उनकी उस जगह पे घास खत्म हो जाता है तो वो अपने जानवरों की फॉडर के लिए दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं। अब इसी तरह से अलग अलग प्रकार के पेस्टोलिट्स होते हैं। जैसे जो पंजाब की पहाड़ियों में पेस्टोलिट्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैन गुज्जर्स। और जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लबादीज। अंडरलाइन करो, वर कैटल हर्डर्स। द गड्डीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू के जो होते हैं पेस्टोलिट्स उसे बोलते हैं गड्डीज। और ये क्या करते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, ये भेड़ बकरियां चारते हैं। एंड बकरवाल ऑफ कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जो है ना, कश्मीर के रहने वाले, उसे क्या बोलते हैं, बकरवाल। और जम्मू के रहने वालों को क्या बोलते हैं, गुज्जर। ये अलग अलग प्रकार के पेस्टोलिट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन होते रहते हैं और इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है, रेयरिंग कैटल्स एंड एनिमल्स। अब आगे आ जाओ, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब जबकि हमने पढ़ा कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो कल्टीवेटेड ग्रुप ट्राइबल होता है, वो क्या करते हैं, एक जगह से मूव ऑन करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जैसे even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year। लेकिन जैसे 19th सेंचुरी, बल्कि उससे पहले बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो कल्टीवेटर सोच के छोड़कर एक ही पीस ऑफ लैंड पे सेटल्ड हो गए और उसको ही ईयर आफ्टर ईयर कल्टीवेट करने लगे और धीरे धीरे वो उस जमीन के टुकड़े के मालिक बन गए। ठीक है, they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on। कहते जब वो एक ही पीस ऑफ लैंड को अगेन ईयर आफ्टर ईयर कल्टीवेट करते गए तो वो उसके मालिक भी बन गए। The land belonged the मुंडास ऑफ द छोटा नागपुर। ऐसा ही ग्रुप था जो पहले मूव ऑन करता था, लेकिन in the beginning of the 19th century they got settled at one piece of land। that group was known as मुंडास। जो हमने शुरू से पढ़ा था, मुंडास किसका था, बिरसा वाला, वो इस ग्रुप का नाम था। All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land। कहते जितने भी मुंडास थे वो क्या बोलते थे कि जिन्होंने सबसे पहले हमारी जमीन का ये टुकड़ा साफ किया था, हम सारे उनके उत्तराधिकारी हैं। Therefore all of them had rights on the land। और जिस तरह से अब हम जिस जमीन के टुकड़े के ऊपर रह रहे हैं, ये हमारे बाप दादों ने साफ करी हुई है, अब ये लैंड हमारी है। Very often some people within the clan acquired more power than others। धीरे धीरे क्या होने लगा कि जिसके पास ज्यादा जमीन होने लगी, मान लो आज मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, मैं सेटल हूँ, फिर मेरी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसका जमीन का टुकड़ा ज्यादा बड़ा हो गया वो अपने पूरे ग्रुप का क्लैन किंग मतलब मेजर चीफ बन गया।
Then very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chief, और उसमें से कुछ एक chief बन गए, और जो chief थे वो इनके main chief बन गए, बाकी सारे उनके followers बन गए. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उसके पास ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल था, वो चीफ बन गया, तो वो क्या करता था, कई बार अपने खेत खुद खेती बाड़ी नहीं करता था, बल्कि अपने जहां दूसरे ट्राइबल्स को किराए पर रखता और उनसे खेती बाड़ी करवाता था. कहता है इसी तरह ब्रिटिशर जो थे ऑफिशियल saw settled tribal group like Gonds and Santals as more civilized than the hunter gatherers are शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो भी जो सेटल्ड थे ट्राइबल्स, जो एक ही जगह पे सेटल होके ईयर आफ्टर आफ्टर सेम पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते थे, वो उनको ज्यादा सिविलाइज मानते थे एज दूसरों को जो मूव ऑन करते रहते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गया, तो जंगलों में से चीजें इकट्ठी करते थे उस तरह से. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो लोग जंगलों में रहते थे उनको क्या डिक्लेयर करते थे कि ये वाइल्ड है, जंगली है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, और ये सैवेज है, ये सारे हमारे गुलाम हैं. They needed to be settled and civilized. और ब्रिटिशर्स का मानना था कि इनको भी हमें सिविलाइज करना है और एक ही जगह पे सेटल करना है. ठीक है, अब how did Can you please repeat this paragraph again? This paragraph, मेरी बात सुनो, ये Yes, ना मेरा टाइम खत्म हो रहा है, ये मैं आपको ऑडियो भेजती हूँ इस पैरे की. ठीक है, समझ आई? अपना मोबाइल टर्न करो, मोबाइल टर्न ऑन करो, माइक ऑन करो, अपना माइक ऑन कर लो सब बच्चे, एक एक करके. देखो अभी ना मेरा क्लास का ड्यूरेशन खत्म होने लगता है. ये मैंने 40 मिनट्स का पे किया होता, 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, मेरे को सिग्नल आ गया है. ठीक है, अब ये क्लास खत्म हो जाएगी. ये जब पैरा है ना, सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, इसकी मैं आपको ऑडियो भेजती हूँ अभी. ठीक है, तो जब तक टाइम सुनो 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 ओके मैम, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरा ज्यादा सुना करो. सुनो, अभी टाइम है, मैं अभी बोल रही हूँ, जब तक टाइम में क्लास चलेगी, जैसे रुक जाएगी मैं आपको नहीं पूरा हुआ होगा तो मैं ऑडियो भेज दूंगी. ठीक है, अब आया सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन. मैंने आपको समझाया कि जो जूम कल्टीवेटर्स थे वो एक जगह से मूव ऑन करते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप देखो, हम जैसे पहले हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना मॉडर्न है. पहले छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, आज हम बच्चों की शादी करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. पहले हमारे जो थे, जिस औरत जिसका हस्बैंड मर जाता था उस औरत को भी साथ में चला दिया जाता था. आज ऐसा है? बिल्कुल नहीं है. तो जैसे जैसे हमारी थॉट्स टाइम के हिसाब से हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारी अवेयरनेस आ रही है, उसी तरह क्या होने लगा कि बहुत सारे ट्राइबल्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे थे, उन्होंने उस मूव ऑन करना छोड़ दिया. वो एक ही जगह पे रह के सेटल होके उसी पीस ऑफ को लैंड को ईयर आफ्टर ईयर कल्टीवेट करने लगे. ऐसे एक ग्रुप था, जाति थी ट्राइबल्स की, जिसका नाम था मुंडास. मुंडास जो था वो एक ही जगह पे रहने लगे और पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट करने लगे. अब मान लो मैंने 10 बीघा जमीन का पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट किया. अब जब मैं मर जाती हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो उस 10 बीघा जमीन को बढ़ा के 20 कर लेते हैं, तो वो पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर कल्टीवेट हो रही. फिर मेरे बच्चों के बाद वो पीस ऑफ लैंड पास ऑन होती जाएगी, और जिसके पास ज्यादा जमीन बढ़ती जाएगी वो अपनी पूरी ट्राइबल जाति का क्लैन बन जाता था, चीफ बन जाता था. उसके पास जितनी ज्यादा जमीन उतनी ज्यादा पावर. समझ आई? क्लियर हुआ अब आपको? अब आप इसको पढ़ो दोबारा से. और ब्रिटिशर जो थे ना, वो जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप था उसको लाइक करते थे. उनके अकॉर्डिंग जो सेटल्ड है, एक ही जगह पे रह रहे हैं और उसी पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, वो सेटल्ड जो है उसको लाइक करते थे. और जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते थे वो उनको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग जंगली हैं, टोटली अनपढ़ हैं, टोटली ये लोग हमारे गुलाम हैं. वो चाहते थे कि इस ग्रुप को भी एक जगह पे सेटल किया जाए और ये लोग भी एक ही जगह पे सेटल होके अपना काम करें. तो ये रहा आपका पैरा, पढ़ो इसको. क्लियर हुआ? यस मैम. हो गया क्लियर? यस मैम. अच्छा देखो, आज मैंने ना इसमें एक और ऑप्शन ऐड किया है. जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये मैंने रिकॉर्ड भी किया है. ठीक है, अभी मैं आपको सबको सेंड भी करूंगी, देखती हूँ कि सेंड होता है कि नहीं होता. ठीक है ना? ठीक है. अब हाँ, आज इतना ही पढ़ो, बाकी चैप्टर मैं नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ाऊंगी. अब हम पढ़ेंगे आगे से हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स. ये हमारा नेक्स्ट वीक चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा. अब आप इसी चैप्टर को लर्न करोगे. अब आपका नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा, फ्राइडे को टेस्ट होगा. अब आपका सभी का फ्राइडे को टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का. क्लियर? अभी मैं क्लास बंद कर रही हूँ. अभी आप बैठ के, पहले कोई नहीं उठेगा अपनी जगह से, बैठ के सारे. मैम ये हुआ ही नहीं टेस्ट अभी.
किसका? हिस्ट्री U1। हाँ हिस्ट्री U1 टेस्ट। मेरी बात सुनो, मैं U1 टेस्ट ले लूंगी। अभी आप तो यही चैप्टर समझ रहे हो ना। आप जो चैप्टर आप समझते हो ना उसको लर्न करना बड़ा इजी होता है। समझ आई? अभी आप Yes, यही ma'am. वाला चैप्टर लर्न करोगे जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है?